जी हां, मोदी सरकार का तीसरा टर्म तय हो गया है। एनडीए सरकार फिर एक बार देश में बनने जा रही है और दुनिया कह रही है वेलकम। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। मोदी सरकार का तीसरा टर्म, दुनिया ने फिर कहा वेलकम। 80 देश एक सुर में स्वागत करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक बार फिर मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं और आलम यह है कि दुनिया उनके स्वागत के लिए तैयार है। 80 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पिछले 24 से 36 घंटे में उन्हें बधाई संदेश भेजा है, जिसमें अमेरिका, रूस से लेकर चीन तक शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों को भरोसा है कि मोदी के आने से आपसी सहयोग और बढ़ेगा, दोस्ती मजबूत होगी और मोदी के साथ उनके निजी रिश्ते आगे बढ़ेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी पुरानी दोस्ती पर नई मुहर लगाते हुए सबको शुक्रिया कहा है और अपने शपथ ग्रहण में अपने पड़ोसी देशों को बुलाकर फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही उनकी पार्टी की सीटें कम हुई हों, लेकिन इमेज नहीं। क्या तीसरे टर्म में मोदी का ग्लोबल अवतार भारत की प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाएगा? दुनिया के नेताओं के इन संदेश का क्या मतलब है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की इस वक्त दरअसल बहुत बड़ी बैठक चल रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा खास बात यह कि आरएसएस के बड़े नेता भी नड्डा के घर पहुंचे हैं। दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद हैं, सुरेश सोनी भी मौजूद हैं और अरुण कुमार, बीएल संतोष, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ संघ के बड़े नेताओं की भी इसमें मौजूदगी। मीटिंग में क्या हो रहा है, अब तक क्या जानकारियां मिल पा रही? देखिए, चुनावी नतीजे आने के बाद ये पहली बैठक है संघ के साथ बीजेपी के आला नेताओं की। और जैसे कि आपने बताया, इसमें दत्तात्रेय होसबोले मौजूद हैं जो कि संघ में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा इसमें अरुण कुमार है जो कि संघ और बीजेपी के बीच में समन्वय का काम देखते हैं, और सुरेश सोनी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है और बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद है। बताया जा रहा है इस बैठक का पहला एजेंडा है कि जो बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है उसकी समीक्षा और फीडबैक। कई राज्यों से ऐसी खबरें आई कि वहाँ पे बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने में अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे में इस हार की वजह क्या कह रही है, जो कम या खराब प्रदर्शन रहा, उम्मीद से कम प्रदर्शन रहा, उसकी क्या वजह रही, उसका फीडबैक, उसकी क्या समीक्षा। दूसरा, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। गेस्ट लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी ये चाहेगी कि ऐसा मैसेज आए कि बीजेपी ने सबको बुलाया, पूरे समाज और देश भर के अलग अलग तबकों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ऐसे में गेस्ट लिस्ट क्या होगी। और इसके साथ साथ ये खबर ये भी आ रही है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर गाज गिर सकती है। तो वो भी काफ़ी हद तक आज की इस बैठक के ऊपर ही निर्भर करेगा। और ऐसा आने वाले कुछ दिनों में आपको नज़र भी आएगा, जहाँ से आपको प्रदेश अध्यक्ष जो है तो इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे या फिर इस्तीफे की पेशकश करते नजर आएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और जो भी तैयारियां हैं वो उसके लेकर जो रूपरेखा यहाँ चर्चा की जाएगी। और कल बीजेपी ने जो मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और संसदीय दल की जो बैठक होनी है, जिसमें पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाकर रखिए। आनंद, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। मोदी सरकार के तीसरे टर्म को दुनिया के किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है दुनिया भर में, उसको लेकर खबर आ रही है। एनडीए की जीत पर वैश्विक नेताओं ने बधाई दी है। विश्व भर के 80 राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ेंगे, पुतिन की ओर से यह कहा गया है। भारत और अमेरिका की दोस्ती बनी रहेगी, बाइडेन की तरफ से बधाई देते हुए यह बड़ी बात कही गई है। ब्रिटेन भारत के बीच करीबी मित्रता का जिक्र ऋषि सुनक की तरफ से किया गया। तो आइए आपको बताते हैं तीसरे टर्म को, मोदी के तीसरे टर्म को दुनिया ने कैसे किया है वेलकम, कैसे किया जा रहा है स्वागत और कहा क्या जा रहा है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए और तमाम मतदाताओं को बधाई। भारत और अमेरिका की दोस्ती
बनी रहेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा? भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारत के साथ द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हम जारी रखेंगे। ये रूस की तरफ से कहा गया, पुतिन की तरफ से कहा गया। अब देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्या कह रहे हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच करीबी मित्रता है, हम साथ मिलकर ये दोस्ती आगे बढ़ाते रहेंगे, ये कहा गया है सुनक की तरफ से। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कहते हैं, मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई, भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी अब और मजबूत होगी। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम क्या कह रही हैं? इटली और भारत की दोस्ती मजबूत करेंगे, साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कहते हैं, भारत जर्मनी दशकों पुराने रणनीतिक साझेदार हैं, वैश्विक मुद्दों पर काम के लिए हम आगे भी सहयोग जारी रखेंगे, ये उम्मीद उनकी तरफ से जताई गई। वहीं यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने कहा, मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं, भारत विकास के संकल्प में उनकी सफलता की कामना करता हूं। तो ये तमाम वैश्विक नेताओं के बयान हमने आपको दिखाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल तेज टिक्कू बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं, एनडीए ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है, मोदी सरकार का तीसरा टर्म तय है, लेकिन इस बार बदलाव बस इतना हुआ है कि बीजेपी अपने बल पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। और तीसरे टर्म के लिए इतनी ढेर सारी बधाइयां, वैश्विक नेताओं का ये पॉजिटिव रुख, ये क्या कह रहा है? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। पहली चीज़ ये है कि जितने देशों ने बधाई दी है, 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, बहुत से करेंगे। 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं, तीनों ने बधाई दी है। उनको फर्क नहीं पड़ता कोalition है क्या नहीं है, वो सिर्फ इंटरेस्टेड है भारत के प्रधानमंत्री में। थर्ड टर्म वो है नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि एक देश दक्षिण अफ्रीका में सर, जहाँ पे मैं सलाहकार हूँ, वहाँ के एक नेता ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें लगा कि हमारी इलेक्शन हम जीत गए हैं। यानी इतना लोकप्रिय है हमारा प्राइम मिनिस्टर उन देशों में। 3 चीज़ें बहुत जल्दी बता देता हूँ। 10 साल में क्या किया है, जो हमारी दोस्तियां थी उनको बरकरार रखा है, नई दोस्तियां बनाई हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से अरब देश, हम कहते थे कि भारत के पक्ष में नहीं है, सब अपने हाईएस्ट अवार्ड्स दे रहे हैं। दूसरी चीज़, कितनी आर्थिक मदद की है हमने देशों की। आप जानते हैं हमारे पड़ोस में जिनको हमारी ज़रूरत थी, हम वहाँ गए, भले ही उन्होंने एक्सेप्ट, बीच में कई चीज़ें ऐसी कह दी हों जो अच्छी नहीं थी, लेकिन हम फिर गए। और तीसरा सर, सिक्योरिटी के मामले में हमने डिफेंस और डिप्लोमेसी को कंबाइन किया है। 42 देशों के साथ हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, अमेरिका में अभी चल रही है। तो सारी दुनिया ये जानती है नरेंद्र मोदी हैज़ ब्रॉट इंडिया एक लेवल पर वेयर वी आर ए फोर्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। बहुत बड़ी बात आपने कही है प्रोफेसर अमिताभ। यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कभी भी सरकार का गठन होता है चुनाव के बाद तो बधाई संदेश आते हैं, लेकिन जिस तरीके के संदेश आ रहे हैं उसमें एक मैसेज जरूर है कि ये 80 देश भारत की डिप्लोमेसी, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी के कहीं ना कहीं उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके मुरीद है, और आगे आने वाले दिनों में परस्पर संबंध बढ़े, बेहतर हो, इस पर भी जोर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व 10 साल में एक स्टेबिलिटी तो लाया ही है, लेकिन हमारे अपने कोalition के चैलेंजेस होंगे जो मोदी जी को इस बार फेस करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा उनका जो वेलकम स्पीच था, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम विश्व बंधु हैं। तो वो विश्व बंधुत्व की जो नीति थी पिछले 10 साल में सरकार की, वो आगे बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में कई सारे चैलेंजेस होंगे। उन चैलेंजेस में सबसे इमीडिएट चैलेंज है कि सरकार का विदेश मंत्री कौन बनेगा। ये जो ट्रायो है अजीत डोवाल, जयशंकर जी और प्रधानमंत्री मोदी का, वो बरकरार रहता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा वर्तमान सरकार के लिए। हमारे इमीडिएट नेबरहुड में, श्रीलंका में, मालदीव्स में जो चैलेंज चाइना से फेस करना पड़ रहा है, जापान, नेपाल में, वो एक बड़ा चैलेंज होगा। जिस तरह से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को दिखा रहा है, वो एक चैलेंज होगा। हमारे संबंध दुनिया में बहुत राष्ट्रों से मित्रवर रहे हैं और वो आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो कोएलिशन धर्म है
उसको निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 10 साल में एक बहुत स्ट्रांग लीडर की तरह देखे जाते थे, क्या वो विदेश नीति में वो असर्ट कर पाएंगे कि नहीं। और हमने देखा है पहले ओथ टेकिंग सेरेमनी में पूरे साउथ एशिया के लीडर्स आए थे, पाकिस्तान के नेता भी आए थे। सेकेंड ओथ टेकिंग सेरेमनी में बांग्लादेश बिम्स्टेक के मेंबर्स आए थे। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में कम से कम श्रीलंका, नेपाल इत्यादि देशों ने तो कंफर्म कर दिया है। यानी एनडीए की जो इस बार नीति होगी वो निरंतरता तो रहेगी, साथ साथ वो एक चैलेंज भी लेके आगे बढ़ना होगा, जिससे नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में अपने आप को विश्व गुरु की तरह, अब विश्व बंधु की तरह दुनिया को देखते हैं। और इमीडिएट अगले 10 दिनों में G7 की मीटिंग होने वाली है इटली में। उसके बाद जो यूक्रेन पर पीस समिट हो रहा है, वो एक चैलेंज होगा कि भारत उसमें कैसे निखर कर आता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, इस बार कोलिशन सरकार है और ऐसे में कई चैलेंजेस होंगे जिनसे पार पाना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे टर्म पर अमेरिका ने भी बधाई दी है। भारत के लोगों की भावनाओं का सम्मान है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है पीएम मोदी के साथ सहयोग जारी रहेगा। और देखिए, चीन ने भी नरेंद्र मोदी को दी है बधाई। क्या कहा है ये देखिए। मोदी के नेतृत्व में जीत पर बीजेपी को बधाई। स्वस्थ चीन भारत संबंध दोनों के लिए जरूरी है। इलाके में शांति स्थिरता के लिए अच्छे संबंध जरूरी हैं, ये कहा गया है चीन की तरफ से। और आइए आपको सुनाते हैं अमेरिका और चीन दोनों ही देशों का क्या रुख है। The Prime Minister's coalition and the different government, those are all choices for the Indian people to make, and we respect the will of the Indian people. I will say that we will look to continue our work with Prime Minister Modi, as you've seen President Biden undertake since he took office. That will continue to be a priority. 莫迪总理领导的应人党及其所在的全国民主联盟在选举中获胜，中方对此表示祝贺。一个健康稳定的中印关系符合双方共同利益，也有利于本地区乃至世界的和平与发展。 अब जरा समझिए कि मोदी की तीसरी जीत के वैश्विक मायने दरअसल क्या है। मोदी की तीसरी जीत के वैश्विक मायने आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान और ज्यादा मजबूत होगी, इतना तो साफ हो गया है। चुनौतियां अपने आप में होंगी, लेकिन ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थिति और मजबूत होगी, पहचान और बढ़ेगी, दुनिया की शक्तिशाली शख्सियतों के बीच और ताकतवर बनकर उभरेंगे। इसके अलावा रूस, अमेरिका और यूरोप से संबंध बेहतरी पर तेजी से काम होगा। जी हां, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ प्रभावी रणनीति भी अमल में लाई जा सकती है। भारत के ग्लोबल साउथ लीडर बनने का सफर भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल तो उम्मीद यही नजर आती है प्रतिमा। और हमारे साथ इस वक्त तेज टिक्कू साहब भी मौजूद हैं। टिक्कू साहब, आप किस तरह से देखते हैं और भारत के ग्लोबल साउथ लीडर बनने का सफर आने वाले वक्त में कैसे आगे बढ़ेगा? और जो घरेलू अड़चने हैं कोalition सरकार में, जो अक्सर जिनका सामना करना पड़ा है हमारे प्रधानमंत्रियों को, उससे निपटते हुए कैसे विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को भारत आगे बढ़ाएगा? उम्मीद क्या है आपकी? देखिए, पिछले 10 साल से हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे डिफाइन हुई, जब से 2014 के बाद इंडो अमेरिकन स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बढ़ गया, इंडो इजराइल स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बढ़ गया, मिडल ईस्ट के अंदर इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया, इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडरशिप ली नहीं है लेकिन लेने की कोशिश की, और ग्लोबल साउथ भी इंडिया को तकरीबन अपना लीडर मानता है। हमारा जो लुक ईस्ट इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर भी कुछ हद तक हमने अपने जो अपना प्रभाव जो है बढ़ाने की कोशिश की है। क्वाड हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इशू रहा है। नेबरहुड हमारा अच्छा एक वहाँ पर आउटरीच हुआ है। तो मुझे लगता है इन सब में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। और इसकी वजह एक सबसे बड़ी ये है, हम कोलिशन पार्टनर और उसका दबाव के बारे में बात करते हैं। जो मेन 2 कोलिशन पार्टनर्स हैं, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश बाबू, उनका एक भी वक्तव्य पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई कमेंट किया हो। तो वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कुछ बोले या मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई वो अपनी नाराज़गी प्रकट किए, मुझे तो नहीं लग रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात होने वाली है जो मैं कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है क्योंकि प्रो
चाइनीज़ पार्टीज़ जो है उनका पार्लियामेंट में काफ़ी अभी क्वांटिटी बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो मुझे लगता है चाइना ज़्यादा एग्रेसिव बनेगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। चाइना का जो मैसेज आया नरेंद्र मोदी जी के लिए वो तो अपनी जगह है, वो तो डिप्लोमेसी है, लेकिन चाइना ज़्यादा एग्रेसिव बनेगा और उसका प्रभाव ये होगा कि इंडिया और अमेरिका का स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यही एक चीज़ मुझे लगता है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं टिक्कू सर कि ग्लोबल टाइम्स ने जो चीन का मुखपत्र है चुनाव नतीजों से ठीक पहले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं व्यक्त की थी, कहते हुए कि बहुत अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर तीसरा कार्यकाल शुरू होता है तो उसको लेकर जो है देश की तो स्थिति मजबूत होगी भारत की और दुनिया भर में छवि भी मजबूत होगी। ये किससे पूछा आपने? टिक्कू सर। सॉरी टिक्कू सर, ग्लोबल टाइम्स ने जिस तरीके से लेख लिखा सर चुनावी नतीजों से ठीक पहले, उसके पीछे आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, जो लेख लिखे जाते हैं और जो एक्चुअली में होता है वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जो लेख लिखे जाते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक आप मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाइना की जो कार्रवाई है सरहदों के ऊपर है वो बिल्कुल एंटी इंडिया रही है। उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कम किया नहीं है। उनके जो विलेज, जो ड्यूअल रोल विलेजेस वो बना रहे हैं पूरे बॉर्डर के ऊपर, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, 3,500 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उससे तो मुझे कोई भी उनके ऊपर हर शक ही हो जाता है उनकी कार्रवाई के ऊपर। और जैसा मैंने पहले बताया, चाइना और इंडिया के बीच में मुझे लगता है जब तक सरहद का मामला संभलता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपस में कोई उनकी रिलेशनशिप ठीक हो। ठीक है, दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहूंगा एस्टन चेंज कर लें। विंडो में प्रोफेसर अमिताभ सिंह चल रहा है। दीपक वोरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो चीन का मसला है, चीन का रिएक्शन तो अपनी तरफ एक माना जा सकता है, लेकिन चीन से आज की तारीख में हमारे जो संबंध हैं, जिस बात का जिक्र अभी टिक्कू जी ने थोड़ी देर पहले किया, बड़ी महत्वपूर्ण नजर आती है वो बात कि आने वाले वक्त में चीन और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है, हमारे संबंध अमेरिका से और ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं उसके चलते। इस पर एक पॉइंट आपका जरूर चाहूंगा, एक कमेंट आपका चाहूंगा। मैं इतना कहूंगा सर, ये गेबल्स टाइम्स, सॉरी ग्लोबल टाइम्स, वो तो इंग्लिश में है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, उसका चाइनीज वर्जन कुछ और लिखता है। ये जो करते रहते हैं इधर उधर की चीजें, उन पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो चाइनीज लीडरशिप है बेवकूफ़ है, जो उन्होंने गलवान में किया, उसके बाद जो हम पे प्रेशर डाला, बिल्कुल सही है कि अमेरिका के हम और नज़दीक चले गए हैं इनके लिए। और एक फाइनल चीज़ मैं कह देता हूं सर, हम चाणक्य की संतान हैं। लोग बात करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना ने बना दी। अरे चाइना के पास क्या है जो मुझ पे फेंक सकता है? पाकिस्तान है, नेपाल है, मैं बताता हूँ मैं कौन फेंक सकता हूँ उसके पास। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया, जापान है, ताइवान है, सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, फिलीपींस है, सब बैठे हैं। मैंने उसके गले में एक स्ट्रिंग ऑफ स्कॉर्पियंस डाल दिया है, वो नहीं जानता उससे कैसे निपटेगा। सो हमारी पॉलिसी नहीं बदलेगी उसकी तभी बदलेगी जब उसको मार पड़ेगी, इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाएगा जैसा अभी है, एंड देन यू विल सी सम चेंज, नहीं तो कुछ बदलने वाला नहीं है। एक क्विक पॉइंट समीर, मुझे लगता है चीन के साथ भारत अपने संबंध को फूक फूक कर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमने देखा है चीन के जितने पुराने मित्र हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या जो उनके साथ खड़े नहीं दिखते हैं आज, उन सब ने अपने संबंध बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जापान, कोरिया, चीन की ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है, सैन फ्रांसिस्को में पिछले साल राष्ट्रपति बाइडेन मिले हैं शी जिनपिंग से, और इनके आने जाने का संबंध बना हुआ है। जेनेट येलेन आई थी, फिर वहाँ के एंटनी ब्लिंकन आए थे। तो मेरा ये मानना है कि भारत को अपने संबंध चीन के साथ बिगाड़ने नहीं चाहिए। हमें अमेरिका के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं दिखना चाहिए कि हम अमेरिका के लिए एक बुलवार्क हैं या उनके अगेंस्ट खड़े हैं, नहीं। हमें अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है विज़ावी वेस्ट और विज़ावी चाइना, वो मेंटेन करके रखनी है। हमें किसी भी तरह क्वाड को ये नहीं दिखाने देना है कि हम किसी भी तरह दूसरे राह पे चले जाएं, और अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि हमारे टेंशन बने रहें। इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़ना होगा। और इस इलेक्शन में हमने देखा है चाइना का जो फियर था उसको इन्वोक नहीं किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, यानी हम थोड़े शांत पड़े हैं। इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा भारत और चीन के संबंधों को लेकर। समीर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कई देशों को निमंत्रण भेजा गया है। तीसरी बार शपथ के लिए 5 देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा गया है। भूटान के नरेश,
श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को भी इनवाइट किया गया है, इनविटेशन भेजा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो देखिए, मोदी सरकार के तीसरे टर्म की तैयारी है और मोदी 3.0 शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे, पूरी फहरिस्त आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। किसको किसको दिया गया है न्योता, कौन कौन शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होगा, ये आपको बता दें। और जब हम मेहमानों की फहरिस्त पर गौर करते हैं तो पड़ोसी मुल्क जो हैं वो सबसे पहले नजर आते हैं। भूटान नरेश को न्योता दिया गया है। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह का। नेपाल के प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे क्योंकि उन्हें भी न्योता मिला है। और इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया है, साथ ही मॉरिशस के पीएम को भी न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। जी हाँ, और वोरा साहब, इसके पीछे किस तरह की डिप्लोमेसी आपको नजर आ रही है? पड़ोसियों को खास तवज्जो दी गई है एक बार फिर। ये बिल्कुल सही है। हमेशा से ही जब से ये सरकार आई है कहते रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट, हमारे पड़ोसी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उनको न्योते दिए गए हैं और वो आ रहे हैं। भले ही मीडिया में चर्चा होती रहती है, हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जिनका काम स्पर्ट करना होता है वो बताते हैं जी ये संबंध खराब हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं, सब ये लोग आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे संबंध बहुत स्थिर हैं इनके साथ। नहीं, और खास करके नेपाल का यहां पर जिक्र करना होगा जिसके बारे में पिछले टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही टर्म में अमिताभ जी कई बार ये खबरें आई कि वो चीन के ज्यादा क्लोज हो रहा है। जी, नेपाल ही नहीं, मालदीव को देखिए, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनकी हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और पार्टीज बदलती हैं इनके सरकारों के तो वो अपने आप पॉलिसी भी बदल देते हैं। जैसे मालदीव्स सबसे पहले चीन से मिलने गया, नेपाल सबसे पहले चीन से मिलने जाते हैं, और नेपाल में जो अभी पॉलिटिकल फॉर्मेशन चेंज हुआ है उसमें हम और एंटी इंडिया रेटरिक देखेंगे। लेकिन दैट अपार्ट हम ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब राज्यों को ये पता है कि भारत से मित्रवत अगर संबंध नहीं रखेंगे तो उनका भी गुजारा नहीं है, और श्रीलंका ये बखूबी समझता है, इसीलिए बहुत कैलिब्रेटेड फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। साथ में अगर हम देखें एक्सटेंडेड नेबरहुड, ईरान जैसे हमारा आर्मीनिया एक नया फ्रेंड बना है, उसको हम आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। फिलीपींस जो साउथ ईस्ट एशिया में, उनको हम आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे राज्यों को भी मिला के चलना होगा। और पिछले 10 साल में जो स्टेबिलिटी आई है समीर अब्बास, मैं नो डाउट ये कहना चाहूँगा वो स्टेबिलिटी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छी रही है। हम विश्व गुरु तो नहीं बन पाए लेकिन विश्व बंधुत्व की तरफ जरूर आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे भी बढ़ेगा। जो डायरेक्शन इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रही है पिछले 10 साल से, और आप ये मान लें 2006-7 के बाद 5-6 के समय जो सिविल न्यूक्लियर अकॉर्ड हुआ था अमेरिका के साथ, उसके बाद जो अमेरिका और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की ट्रेजेक्ट्री रही है वो एकदम स्थिर रही है। दुनिया ने इसको नोट किया है और हम इस समय एक बहुत बड़े उभरते राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और अमेरिका से हमारे संबंध, मैं ये भी कह दूं, अगर हम चीन से दोस्ताना संबंध बहुत नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका को हमें ये कहना होगा कि जितने भी आप उनके इंडस्ट्रीज हैं जो फ्रेंड शोरिंग हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आप लगाएं, तभी आप अमेरिका जो है चीन को चैलेंज कर पाएगा और भारत उस स्थिति में आएगा कि हम चीन को इकोनॉमिकली चैलेंज कर। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने, दिखाना जरूरी हो जाता है। जापान और पाकिस्तान से आई हुई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि ये जश्न मोदी की तीसरी बार जीत पर हो रहा है। जापान में रह रहे भारतीयों ने न सिर्फ मोदी को शुभकामनाएं दी हैं बल्कि जय श्री राम के यहाँ पर नारे सुनाई दिए। वहीं पाकिस्तान में भी लोग मोदी के जमकर गुण गा रहे हैं। श्री राम, जय श्री राम। नरसिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भारत में जो उत्सव मनाया गया है इलेक्शन का, उसमें जो हैट्रिक हुई है मोदी जी की, तो वो सरकार हम इस बार तो आएगी और बार बार आएगी। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में बहुत नए आयाम पर पहुंचाया है, आने वाले दिनों में निश्चित ही भारत और अच्छा काम करेगा। तेज टिक्कू साहब, वक्त खत्म हो गया है हमारे पास, लेकिन क्योंकि आप हाथ उठा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे जिस अंदाज में वेलकम हो रहा है? मैं एक चीज बताना चाहता था। नेपाल और मालदीव की आपस में तुलना नहीं की जा सकती जहां तक हमारे रिश्ते उनके साथ हैं। नेपाल को न्योता भेजा गया है, मालदीव को न्योता नहीं भेजा गया। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं
कि इस सरकार के लिए अगर नेबरहुड में सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो मालदीव को मैनेज करने का होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।